वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि लियाकत जोगी साहब ने हमें बताया कि हमारा पूरा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, बहुत ही अच्छा गुजरेगा। उसके बाद हमें अंजुम जोगी ने बताया कि हम अपना लोअर टम्मी अपर टम्मी इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, मतलब पेट का निकलना जो है वो खवातीन के लिए एक बबाले जान है। इसके साथ ही साथ रिंकल्स का आ जाना, खवातीन परेशान है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है खवातीन के साथ, वो इतनी क्यों कॉन्शियस होती है, इस पर भी हम बातें करते रहेंगे। अभी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फैब्रिन नाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फैब्रिन आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। फैब्रिन, हमारा टॉपिक है रिंकल फ्री स्किन। कैसे हो सकती है रिंकल फ्री स्किन? रिंकल फ्री स्किन तो के बहुत सारे तरीके हैं जी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रिंकल्स क्यों होते हैं, कब होते हैं, किस एज से स्टार्ट होते हैं जी, और क्या क्या उसकी वजूहत है, उसको कम कैसे किया जा सकता है नेचुरली कि रिंकल जल्दी ना आए। बेसिकली एक तो जो स्किन के अंदर जो टाइटनिंग फैक्टर होता है कोलेजन, जो आपकी स्किन को टाइट कर रहा होता है, ठीक है, मतलब समझे एक इलास्टिक की तरह वो काम करता है, स्किन को खींच के रखता है। तो वो कोलेजन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ आफ्टर 25 से 30 के बीच में वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। तो स्किन आपकी जहाँ जहाँ वो कम होना शुरू होता है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है और उसमें जब वो बिल्कुल ही कोलेजन खत्म हो जाता है तो झुर्रियां बनना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होती हैं वो आईज के अराउंड स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले छोटी छोटी झुर्रियां आपकी आंखों के पास बनना शुरू होंगी। उसके बाद ये लाफ लाइन बन जाती हैं, फोरहेड पे हो जाती हैं। फोरहेड पे झुर्रियां ज्यादा उन लोगों की भी जल्दी बनती हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, जिनके एक्सप्रेशन मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से में एक्सप्रेशन में, हाँ, तो उनकी भी वो बहुत ज्यादा मतलब ये एज से पहले भी बन सकती है, पहले भी बन जाती हैं, डीप लाइन्स बन जाती हैं वो। तो फैबिन ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि अगर इसकी झुर्रियां हैं तो बहुत ही ज्यादा एज हो गई है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जैसे साइड्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा जल्दी झुर्रियां बन जाती है, जैसे जिनका कलर बहुत ज्यादा व्हाइट होता है, जैसे आप पठान समझ लो, कश्मीरी जो होते हैं पठान होते हैं, उन लोगों की बहुत जल्दी रिंकल्स बन जाते हैं, बहुत अर्ली एज में, यंग एज में। ओहो, जितनी इस तरह की जो व्हाइट स्किन होती है बहुत ज्यादा सही। तो फैब्रिन अगर उनके जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी भी अगर झुर्रियां पड़ जाती है तो उसका कुछ तो इलाज होगा ना? देखो बेसिकली तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। इंटेक, क्या अगर आपका इंटेक बहुत अच्छा है, आपके विटामिन की सारी नीड पूरी है, आपकी डाइट अच्छी है, एक हेल्दी डाइट है, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है, ठीक है, आपके मतलब साथ में कोई एक्सरसाइज वॉक सारी डाइट हर चीज अच्छी है, आपके सोने जागने की टाइमिंग सही है, नींद पूरी होती है, तो फिर तो झुर्रियां भी देर से बनती हैं। बट अगर ये सारी चीजें नहीं है और सर्द इलाकों में रहते हैं, हाँ, तो बहुत जल्दी फिर तो इस सब चीजों को भी बहुत काउंट करता है। अगर किसी के जैसे अगर अगर 25 के बाद या 30 के बाद जो लोग मल्टीविटामिन या एंटी एजिंग लेना स्टार्ट कर दें तो उनमें ये होता है कि फिर वो प्रोसेस इतना जल्दी बनता नहीं है झुर्रियों का, वहीं स्टॉप हो जाता है। सही। तो फैब्रिन एंटी एजिंग जो है ये कब से ले सकते हैं, मतलब 25 के बाद ले लें? लड़के लड़कियां सारे 30 तक ले लें? कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप किसी को 30 पे बोलो कि आप एंटी एजिंग स्टार्ट कर दो तो पहले तो वो आपको घूरेगा, अभी हमें क्या जरूरत है, कि वो जरूरत ना पड़े इसीलिए तो स्टार्ट करनी होती है। सही। वो जब जरूरत पड़ जाती है तो उस टाइम तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। फैब्रिन, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? देखो उसमें ये होता है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने 6 मंथ लेनी है, जो एंटी एजिंग कैप्सूल होते हैं या एंटी एजिंग ड्रिंक्स भी आती हैं, एंटी एजिंग साशेस भी हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शन भी आते हैं अब तो। अच्छा। उसमें ये होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको 3 to 6 मंथ लेनी है, फिर आप 6 मंथ to 1 ईयर का गैप कर दो, फिर दोबारा 3 मंथ ले लो। तो उसमें ऐसा होता है कि एटलीस्ट अगर 6 मंथ लेते हैं तो अगर कोई 30 में ले रहा है तो उसकी तो बहुत ही डिले हो जाएंगे साइंस ऑफ एजिंग, और जिसके साइंस ऑफ एजिंग आने भी शुरू हो गए अगर उसको 6 मंथ वो लेते हैं और साथ में जो टॉपिकल लगाने के सीरम्स आते हैं एंटी एजिंग वो सब साथ साथ लगाते हैं। बहुत मतलब एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत स्लो है, जैसे नॉर्मल आराम से करते रहे। तो उसमें यह है कि 6 मंथ यूज के बाद एटलीस्ट भी एज जो है वो आपकी 5 to 8 ईयर्स बैक चली जाती है। अच्छा जी। एक इंजेक्शन के बाद? यार कितना अच्छा है कि हम 8 साल 10 साल पीछे हो जाएं। नहीं, इंजेक्शन में तो ये होता है कि वो तो फौरी रिजल्ट आता है ना। वो तो अगर आपने जैसे बोटॉक्स है, फिलर है, या आप जो थ्रेड लिफ्ट है वो आपने करवाया तो उससे तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है उसी टाइम, हाथ के हाथ। अच्छा। जितनी भी लाइंस होती हैं, रिंगल्स होते हैं, तो वो उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कब करवाना चाहिए? देखो उसमें बोटॉक्स का जो रिजल्ट रहता है वो 6 मंथ to 9 मंथ रहता है। इसी तरह जो फिलर्स होते हैं वो उसका रिजल्ट रहता है 1 ईयर to 2 ईयर, उसको फिर वो दोबारा कराना पड़ता है। मतलब अगर बोटॉक्स और फिलर के साथ साथ कोई एंटी एजिंग
जो इंजेक्शन है हाँ, लगाने वाले जो फुल बॉडी टाइट करते हैं कोलेजन के, एंटी एजिंग इंजेक्शन हो गए, एंटी एजिंग कैप्सूल, सप्लीमेंट, ड्रिंक्स साथ साथ कोई लेता है तो फिर उसका रिजल्ट और प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये कितने लोग मतलब जरूरी है कि जो मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वही लोग करवाएं या नॉर्मल लोग भी करवा रहे हैं आजकल? करवा रहे हैं। सही, आपके क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो बेसिकली मॉडल एक्टर जो है उनकी तो नीड है, उनकी नीड है, प्रोफेशनल नीड है, उनको तो करवाना ही करवाना है। उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। काफी अवेयरनेस इस बात के आगे। फैबिन क्या कहते हैं आकर, मतलब अक्सर खवातीन आती हैं या मर्द हजरात आते हैं? दोनों है बेसिकली, है मर्द भी है। मर्दों को भी शौक हो गया कि वो अपनी उम्र से कम लगे, क्योंकि होता ये है ना कि जो खवातीन होती है उनको बहुत ही वो बहुत क्या होती है, क्रेजी होती है कि भी अपनी एज से कम लगे, और जब एज के बारे में पूछ ले जाए तो बहुत ही ज्यादा वो करती है, नहीं इतनी की तो नहीं आके बता रही होती। सही है, डॉक्टर से भी छुपाते, सही है, डॉक्टर से क्यों? कभी कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं बातों का उनकी एज सुन के हंसी आ रही होती है कि क्या एज हमें बता रहे हैं, क्यों पता नहीं, बस ऐसे क्या क्या वाकयात पेश आते रहते हैं, बताएं जरा कुछ। कोई पेशेंट आया, हमें ऐसा लग रहा है कि वो होगा तकरीबन समझो आप 40-45, उनसे एज पूछ लो, फीमेल 28, 25, तो बस एक शौक लगता है कि अच्छा, फिर मजबूरी कहना पड़ता है कि 25 पे तुमने अपना ऐसा हाल बना दिया। वाकई 25 में ऐसा हाल बना दिया कि 40 प्लस हो जाओगी तो तुम तो 80 की लगोगी। तो क्यों, मतलब डॉक्टर से तो नहीं, आप ये बोलती नहीं है कि यार प्लीज आप मुझसे तो एटलीस्ट ना छुपाओ? ऐसा आते हैं वो कहते हैं हमें तो अपनी उम्र पता ही नहीं है, क्यों बस बतानी ना पड़े, या पता नहीं क्या उनका क्या लॉजिक होती है। मतलब उम्र ना बतानी पड़े इस वजह से, फिर क्या फायदा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आकर, कि आप इतने बड़े एक एक्सपर्ट के पास आए हो? एक आइडिया लगाना पड़ता है। क्या आइडिया लगाती हैं फिर? एज का तो वो लिखती हैं पेपर पे, प्रिस्क्रिप्शन पे, तो कुछ कहते नहीं कि नहीं फैबिन, नहीं डॉक्टर साहब में तो इतनी लग रहे हैं ना, आप कुछ है नहीं तो क्या हुआ। इसी तरह आपका प्रोसेस जो है इस तरह से चलेगा। क्या बात है, मतलब कितना फनी लगता होगा। जी नाज़रीन, देखा आपने, जो खवातीन होती हैं स्पेशली जब फैब्रिन नाज के पास जाएं तो प्लीज खुदारा अपनी उम्र ना छुपाया करें, हमें पता होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो डे नाइट, मतलब होता है डे नाइट के बारे में इसलिए पूछे। फैब्रिन क्या टाइमिंग है वहाँ की आपकी? मेरे क्लिनिक पे तो तकरीबन समझो सारा दिन होती है, सारा दिन ही पेशेंट के साथ गुजरता है, तो आइडिया हो जाता है कि कौन कितना कौन कितने का है। फैब्रिन टाइमिंग क्या है क्लिनिक की? मेरी टाइमिंग है वैसे 2 to 8। 2 to 8 मतलब दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होती हैं आप? ठीक है। कोई अगर मिलना चाहे तो किस तरह जाए आपके पास? कहाँ क्लिनिक है आपका? क्लिनिक मेरा तौहीद कमर्शियल पर है। तौहीद कमर्शियल, क्या नाम है? मेडिलाइफ क्लिनिक। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है जी, देख लें आप लोग, सुन लें और जाएं इनके पास, बट उम्र ना छुपाया करें। इससे बहुत फायदा होता है ना, देखो उसके जब आप पेशेंट की एज पता होती है एक्चुअल, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, तो पेशेंट को फायदा है। पेशेंट का फायदा होता है, वो ये समझते हैं कि बस किसी एक के सामने तो ज्यादा बताने से हमें क्या नुकसान। यार कौन सा आपने रिश्ता लगाना है उनका। सही बताते हैं तो जरा फायदा हो जाता है उन्हीं का। सही। फैबिन, कभी ऐसा हुआ है क्लिनिक में कि 16-17 ईयर्स की लड़कियां आई हों, उसके भी रिंकल्स हों? 16-17 तक नहीं, अभी तक नहीं, अब तक ऐसा वाकई पेश नहीं आया है। वैसे मोस्टली रिंकल्स होते नहीं है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कोई अगर ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसकी वजह से कोई निशान आ गए, खड्डे हो गए। हाँ, और वहाँ पे भी थोड़ी सी ज्वेलरी टाइप बन जाती है, तो उसका फिर क्या इलाज है? उसके लिए उसमें फिलर लगते हैं, मशीन से भी होता है ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी होता है, लेजर से भी होता है। डिफरेंट टाइप की मशीन होती हैं, चीजें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो कौन सी जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली है कि लोग करवाना चाहे बट नहीं करवा सकते? कॉस्मेटिक के जो ट्रीटमेंट है ना वो सारे ही कॉस्टली हैं। अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कॉस्टली ना हो। हाँ। और दूसरी बात ये होती है कि जितने भी आप कॉस्मेटिक के कुछ भी करा लें, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें, परमानेंट नहीं होती वो। अच्छा। हाँ, हर चीज यार एक तो कॉस्टली, हाँ, मेंटेनेंस जरूरी होती है। मतलब कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद है? देखो 1 साल में, जिस तरह आपने फिलर का बताया है, 1 साल 2 साल। अब लोग क्या कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे फिलर लगवा लिया, उसके बाद उनको लगता है कि वो फिलर लगवाने के बाद जो है मजीद खराब हो गया जब उसका असर खत्म हुआ तो। मोस्ट बेसिकली क्या होता है उसमें कि जब आपने एक फिलर लगाया, फर्ज करो आपकी लाइंस खत्म हो गई, अब 1 साल आपको बड़ी आदत हो गई कि आपकी लाइंस नहीं है, बड़ी स्किन सेट चल रही है, फेस बिल्कुल टाइट है। अब जब उसका असर खत्म होगा तो वो तो अपनी पुरानी कंडीशन पे आएगा। और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि वो शायद फिलर लगवाने के बाद या बोटॉक्स के बाद जब उसका असर खत्म हुआ है तो ज्यादा स्किन खराब हो गई। ज्यादा स्किन खराब हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सारे 1 साल तक आदत हो जाती है ना, तो यंग दिखने की। बिल्कुल
ये फर्क पड़ता है। अच्छा, तो फिर ऐसा होता है कि लोग आते हैं फिर दोबारा 1 साल के बाद फिर कहते हैं कि फैबिन नहीं करवाते हैं लोग, करवाते हैं। अगर जैसे जिनका बजट अगर नहीं है तो सिंपल और भी चीजें आती हैं, बहुत सारे अब तो है ट्रीटमेंट ऐसे। ठीक है, अगर एक बार करवा लिया बस इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता, थोड़ा स्लो आता है। ठीक है, अगर मतलब जिसने करवा लिया 1 साल के बाद दोबारा आते हैं आपके पास और इतना ज्यादा उनका बजट आउट जा रहा हो, तो फिर क्या करते, क्या कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं आप लोग? उसके लिए अलावा फिर देखो दूसरी मशीन से जो ट्रीटमेंट होती है ना वो थोड़ी फिर चीप पड़ जाती है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, स्किन टाइटनिंग, थर्माज है, तो वो थोड़ा उससे कम हो जाता है। मतलब कितना कम? बाकी PRP है। हाफ बजट होता है? हाफ बजट तो नहीं कह सकते, 3/4 फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे फिलर लगवाया हो या बोटॉक्स पे चल रहा हो तो वो लगवाते रहते हैं, फिर आइडिया होता है कि फिर वो अपने कपड़ों पे थोड़ा कम पैसे जाया करते हैं। मतलब फैशन डिजाइनर के पास ना जाकर आप अपनी स्किन ठीक करो, बना के कर लेते हैं। क्योंकि फैबिन होता है कि अगर आपकी स्किन अच्छी हो, फेस अच्छा हो ना, तो आप कपड़े भी अच्छे लगते हैं, कपड़े भी अच्छे लगते हैं, वरना आप जितने भी लाखों का पहन ले बट वो एक लुक नहीं आ रहा होता। तो आपको कब से शौक हुआ ये काम सीखने का? बेसिकली जब मैंने MBBS किया तो मुझे गायनी का शौक नहीं था। मोस्टली यही होता है फीमेल्स का कि वो गायनेकोलॉजिस्ट बन जाती हैं, गायनी में चली जाती हैं, तो मुझे गायनी का शौक नहीं था बिल्कुल। तो मैंने मेडिसिन सर्जरी में वो की अपनी हाउस जॉब, फिर मैंने डायरेक्ट स्किन में डर्मा में हाउस जॉब की 1 साल की। अच्छा, तो वहीं से शौक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा? फीमेल्स के लिहाज से बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छी फील्ड मतलब कोई एक भी इसमें इमरजेंसी नहीं है। हाँ। आपको कोई इमरजेंसी डील नहीं करनी है, रात के 4 बजे आपको कॉल नहीं आ रही होगी कि डिलीवरी करानी है और फौरी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। सही। तो मतलब फीमेल्स के लिहाज से 4-5 जो फील्ड है बहुत अच्छी हैं, जैसे अगर जो फीमेल आई स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड में है, एक्सरे में है, तो ये 4-5 जो फील्ड्स हैं फीमेल्स के लिहाज से अच्छी हैं, ज्यादा अच्छी है इसमें। सही। तो कितने सालों से, मतलब आप कितने सालों पहले आप डॉक्टर बनी है? मेरी तकरीबन 8 ईयर हो गए। 8 साल से? यार अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ है माशाल्लाह। जब से क्लिनिक यही है आपका? नहीं, ये क्लिनिक तो अभी मेरा 4 साल से। 4 साल से? 4 साल इससे पहले क्या करती थी? जगहों पे कर रही थी, पहले जिना हॉस्पिटल में थी। सही। और फिर इसके अलावा जो है 1-2 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पर की, फिर ताज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। कैसा लगा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करके और फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट करके? अपने ये डिफेंस वाली क्लिनिक के अलावा एक क्लिनिक और भी करती हूँ मैं अभी भी। अच्छा। वो मॉर्निंग में करती हूँ, यहीं से वहीं जाऊंगी। वहाँ ये है कि वहाँ एक डिफरेंट पेशेंट है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर ज्यादातर लोग कॉस्मेटिक्स के लिए आते हैं, जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। और जो दूसरा क्लिनिक है वहाँ टोटली जेन्युइन पेशेंट होते हैं जो वाकई बीमारी होती है, जिनको कॉस्मेटिक्स का कुछ अता पता भी नहीं होता। तो मतलब वो सिर्फ बीमारियां होती हैं स्किन की, जैसे स्केबीज हो गई, खारिश है, एक्जिमा है, फंगस है, एक्नी है, मतलब जो नॉर्मली जो बीमारियां होती हैं स्किन की, वो है। तो दोनों तरफ की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है। हाँ, डिफरेंट हो जाता होगा ना कि मतलब यहाँ आ रही तो बिल्कुल भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाला सारा कॉस्मेटिक्स में आता है, और फिर वहाँ जाए तो ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्योर डर्मा की प्रैक्टिस है। सही। तो अगर खारिश होती है, मतलब किस तरह की खारिश? कंटिन्यू खारिश हो रही है स्किन में? खारिश में काफी सारी चीजें आ जाती है, बीमारी होती है स्केबीज। अच्छा। कंटेजियस होती है वो। तो वो आमतौर पे ऐसे लोग जो घर में 8-10 लोग एक साथ रहते हैं, या जो बच्चे स्कूलों में मदरसों में बढ़ते हैं एक साथ, उन लोगों को ज्यादा होती है। कंटेजियस होती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे पूरी बॉडी में, नजर नहीं आते, मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में ईचिंग, और फिर उसके बाद उसमें जख्म, पीप, वो सारा एक प्रोसेस चलता है पूरा। इसी तरह फिर फंगल इन्फेक्शन हैं, वो भी कंटेजियस होते हैं, फिर एक्जिमाज हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। फंगस इन्फेक्शन जो है वो क्यों होता है? फंगल इन्फेक्शन बेसिकली तो वो भी है कंटेजियस, लेकिन ज्यादातर वो गंदगी से, और जहाँ पर भी आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ठीक है, पसीना ज्यादा हो, ऐसे पार्ट बॉडी के जो ज्यादा बंद रहते हो, तो पसीना ज्यादा हो, फिर सफाई का भी ख्याल नहीं हो, तो वहाँ फंगस ग्रो करता है। फैबिन, मैंने एक चीज सुनी है, वो शेयर करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी आपसे कि फंगस का एक प्रॉब्लम ये भी कि अगर आपने नेल पेंट लगाकर काफी दिनों तक छोड़ रखा है, या फिर उसके ऊपर ही ऐसा होता है ना कि हम समटाइम करते हैं कि रिमूव नहीं करते हैं, और उसके ऊपर मतलब ग्रीन है, उसके ऊपर रेड है, फिर पिंक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लैक है, और 4-5 लगे हैं तो लगे हैं 2-3 माह तक, तो इससे भी फंगस का वो होता है क्या? डर होता है उससे? इस वजह से हो सकता है क्योंकि नेल के ऊपर एक आ गया नेल पेंट, अब वो सारे जो नेल की जो साइड की जगह है ये वाली, इसको भी कवर कर देता है, तो उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाता है।
ये जो साइडें होती हैं हमारी, इसमें फंगस ग्रो कर जाता है। ओहो, तो बहुत अरसे तक नहीं लगा के रखना चाहिए। मतलब अगर लगा लिया तो 2-3 डेज काफी है? काफी है, इतना तो रख सकते हैं ना, क्योंकि जितनी खातन देख रही सोचेंगी यार क्या मतलब बिल्कुल भी ना लगाएं या लगाएं फौरी रिमूव कर दें। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं प्रोफेशनल, वो नमाज भी पढ़ती हैं सारी, नेल पेंट के साथ नहीं बार बार चेंज उतारती हैं, लगाती हैं। हाँ सही वो तो पील ऑफ लगाए ना ताकि इजी हो उनके लिए। अच्छा जी, सही। तो डर्माटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें। देखो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में सारी ये जो एस्थेटिक चीजें ये आ जाती है। आपका लेजर आ गया, माइक्रोडर्म आ गया, पीलिंग्स आ गई, बोटॉक्स आ गए, फिलर हो गए, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो सारे आ गए। फिर इसी तरह जो कॉस्मेटिक सर्जन होता है वो सारी इन्हीं चीजों के एडवांस सर्जरीज कर रहा होता है, जैसे नोज की सर्जरी, लिप की सर्जरी, वो फिर उसको सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। तो फेबिन सर्जरी भी करते हो आप? नहीं सर्जरी नहीं, मतलब कॉस्मो और फिर डर्मा की तरफ है। बिल्कुल, सर्जरी प्योर सर्जन का काम है, सर्जन का काम है कि बस आप वही करो। तो वो करवाना ठीक रहता है क्या? देखो उसमें ये होता है कि आपका अगर बजट है, हाँ ठीक है, और आपको मतलब 4-5 साल की छुट्टी चाहिए तो आप करवा लो। किस चीज की छुट्टी चाहिए? मतलब ट्रीटमेंट की बार बार ना कराना पड़े। हाँ, तब आप सर्जरी करवा लो। तो जिस तरह आपने बताया कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम है जो कॉस्मेटिक्स में है वो भी 1 साल है मैक्सिमम। हमने 1 साल तक कर लिया, तो क्या ऐसी अगर सर्जरी करवाई तो वो भी 4 से 5 साल? हाँ, सर्जरी में लाइफ टाइम नहीं है। जैसे फेस लिफ्ट होता है आपका, तो 3-4 साल उसका रहता है रिजल्ट। इसके अलावा नेक लिफ्ट होती है, डिफरेंट तरह की सर्जरीज है। और बाकी इसमें फिर आजकल राइनोप्लास्टी का बहुत वो है, नोज शेपिंग का। नोज शेपिंग आपने दिखाई थी हमें, हाँ बहुत जबरदस्त। उसका रिजल्ट फौरी आया था। क्यों? फौरन आ जाता है ना, कार्टिलेज इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती ना, तो फौरन से रिजल्ट आ जाता है। बड़ा जबरदस्त हुआ था वो तो। विदाउट सर्जरी था ना वो। हाँ, तो इसके लिए आती है ज्यादातर लड़कियां? आती है लड़कियां जो ऐसी है जो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहती, तो फिर वो विदाउट सर्जरी को प्रीफर करती है। तो सर्जरी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते? देखो सर्जरी में ये है कि अगर एक दफा जो आपका रिजल्ट आ गया ना, आप उसको फिर बार बार चेंज नहीं करा सकते। और इसमें होता है कि स्लोली आ रहा होता है, तो पेशेंट एक माइंड भी बन जाता है कि अच्छा इतना आया, अगर नहीं उसको पसंद आ रहा तो वहां पर छोड़ तो सकता है एटलीस्ट। सर्जरी में तो ऐसा है कि आपका जब एक दफा चेंज हो गई शेप, तो फिर आप उसको कुछ कर नहीं सकते, और उसके बाद उसकी बार बार रिपेयर कराओ तो वो और मजीद से खराब हो जाती है चीज। ओहो, सही। ये फर्क है। तो ऐसा हुआ है कभी आपके इतने सालों के करियर में? मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो सर्जन से जिन्होंने कराई होती है नोज शेपिंग, और उनकी खराब हो चुकी होती है या शेप बैलेंस नहीं होता, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं। फिर खैर उनको फिर किसी दूसरे प्लास्टिक सर्जन ही उसको सही कर सकता है। वो फिर विदाउट सर्जरी किसी और तरीके से सही नहीं होता, सही नहीं होते हैं। सर्जन का खराब किया वो सर्जन ही सही करता है। सही, ठीक है जी, इस पे मजीद बातें करते रहेंगे। अभी हो चुका है यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम, तो हम ब्रेक पे तो जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जो रिंकल फ्री स्किन है इस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और एक फरमाइश आई थी खुर्रम साहब की, हमारे पास पेशावर से, तो वो सॉन्ग भी हम प्ले करते हैं ताकि खुर्रम साहब ये समझे कि वाकई भाई जो इंडस गोल्ड वाले हैं, जो सनशाइन मॉर्निंग का शो है हमारा, उसमें हमारी भी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है। तो हम पहले जाते हैं गानों की तरफ, गाना सुनेंगे, गाने से हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी बातें कंटिन्यू रहेंगी रिंकल फ्री स्किन पे। आपने कहीं नहीं जाना है, आप देखते रहें इंडस गोल्ड।